नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 3 फरवरी 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा ये। कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे आपके लिए। आर्टिकल भी होगा जिसमें दावोस को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। दावोस में हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक होती है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट निकल कर आया है आपके लिए, उसको डिस्कस करेंगे। उसको भारत के जॉब मार्केट से जोड़कर मैं बताऊंगा कि भारत के जॉब मार्केट क्यों इतना ज़्यादा तहलका मचा हुआ है चारों तरफ। आपको कुछ डेटा और फैक्ट्स के साथ में समझाऊंगा। उसके अलावा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी है, जैसे कल तो एक चंपई सोरेन जी हैं, उन्होंने सीएम पद की शपथ ले ली है। कहाँ पर? तो झारखंड राज्य में। झारखंड मुक्ति मोर्चा संबंधित हैं ये, और बस यही जानना है आपके लिए। ओके, चलिए अगला देखिए क्या है। अगला एक है कि जो विजय थालापति विजय को जानते होंगे, तमिल एक्टर। इन्होंने एक पार्टी लॉन्च की है जिसके बारे में पीटी में हो सकता है पूछ ले आपसे। उसके अलावा और भी कई सारे न्यूज़ हैं। देखिए क्या है, क्या नाम है इनके पार्टी का। इनके पार्टी का नाम है तमिल, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है तमी जागा वेट्री कजगम। अब इसका तमिल में क्या अर्थ होता, हिंदी में क्या अर्थ होगा मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने बोला है कि कास्ट और भ्रष्टाचार फ्री हम इलेक्शन पार्टी बनाने जा रहे हैं। तो बहुत बड़े एक्टर हैं, तमिल सुपरस्टार है, तो इसलिए इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इस पार्टी के बारे में। और तो कुछ नहीं है इनके में। उसके अलावा लॉ कमीशन को भी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आरक्षण से संबंधित डी रिजर्वेशन पॉलिसी, सही सुन रहे हैं आप, आरक्षण को समाप्त करने वाली पॉलिसी चर्चा में है। डी रिजर्वेशन पॉलिसी यूजीसी के गाइडलाइन के अनुसार से, उसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बीपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, 70 बीपीएससी आपका टारगेट है, तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं, सही समय मैं कुछ दिनों बाद आपके लिए डिटेल गाइडेंस लाऊंगा जिसमें टॉपिक वाइज मैं आपको समझा दूंगा। तो सही समय यही है आपके लिए कि आप अच्छे से मेंस की तैयारी करें और मेंस के साथ साथ आपका पीटी तैयार हो जाए। अगर ये 3 महीना आपके पास से निकल गया ना, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो मई से तो आप पीटी मोड में आ जाएंगे। फिर आप बोलोगे कि हिस्ट्री के एमसीक्यू लगा रहा हूँ, लग नहीं रहे हैं, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं। पढ़ने का समय यही होता है। दिसंबर जनवरी से ही मैं बोलता आ रहा हूँ कि पढ़िए पढ़िए पढ़िए, जीएस को कंप्लीट कीजिए, करंट अफेयर को कंप्लीट कीजिए, जल्दी से जल्दी कंप्लीट कीजिए, क्योंकि फिर बाद में रिवीजन का समय होता है। एमसीक्यू रिवीजन के लिए लगाया जाता है। अगर अभी चूक गए आप 3 महीने, तो फिर गया फिर आपके हाथ से समय, फिर से आप पीटी में ही फंस जाएंगे, फिर पीटी रगड़ेंगे, उसके बाद फिर आप मेंस का 1.5 महीने में सोचेंगे, तो वो तो संभव ही नहीं होता है। तो इसलिए ध्यानपूर्वक मेंस की तैयारी कीजिए, 8 से 10 घंटा पढ़िए। जॉब में है तो अपने हिसाब से समय निकालिए। अगर नहीं दे पाएंगे समय तो नहीं निकलेगा बीपीएससी। वैसा सिस्टम नहीं रहा कि बिना पढ़े भी रट फट के चले जाओ, पीटी पास हो जाओ। वैसा सिस्टम कतई नहीं रहा है, बहुत ही चेंज हो गया है। कोई भी एग्ज़ाम स्टेट पीसीएस का पहले वाला नहीं रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। आपके लिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। क्या है आर्टिकल? देखिए 31 जनवरी को ये इंडियन एक्सप्रेस में आया था, एट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हाउ इंडिया मेट ए मार्क। ये 31 जनवरी को इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। काफ़ी डिटेल और बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल था, इसीलिए मैं इसको डिस्कस करने वाला हूँ। एआई के प्रभावों को भी डिस्कस करने वाला हूँ। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ आर्टिकल शुरू करने से पहले। इस बार का जो रिपोर्ट आया है कि इंजीनियरिंग कॉलेज और आईआईएम, इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग कॉलेज और मैनेजमेंट में आईआईएम को भी आप इंक्लूड कर दीजिए। आईआईएम और आईआईटी के बच्चों का भी जॉब नहीं लग रहा है। आईटी सेक्टर की इतनी बुरी हालत हो गई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब कंप्यूटर साइंस और आईटी सेक्टर की इतनी बुरी हालत हो गई है कि बच्चों की नौकरियां नहीं लग रही है। 15 लाख इंजीनियर्स निकलते हैं, जिनमें से करीब में 2 लाख लोगों की ही इस बार कैंपस प्लेसमेंट होने वाला है। जो 6-6 लाख 8-8 लाख बच्चों को कैंपस प्लेसमेंट हो जाता था, वो 2 ही लाख का होने जा रहा है, 1.5 लाख का। क्यों? क्योंकि पूरे दुनिया भर में आईटी सेक्टर में एक अलग ही तरह का टेक्नोलॉजी अडॉप्टेशन हो रहा है। कंपनियां फ्यूचर के लिए खुद को तैयार कर रही है। एआई पर हद से ज़्यादा निर्भरता हो रही है इन आईटी कंपनीज़ में। आपको पता ही होगा, विप्रो के बारे में मैंने 2 दिन पहले अब आपको बताया कि उसका मार्जिन कम हो गया है, मुनाफा बहुत कम हो रहा है उसका, तो वो भी छटनी करने जा रही। उसने भी बोला विप्रो और इन्फोसिस मास रिक्रूटर हैं, पिछली बार ही मैंने बताया था आपको, वो नहीं लेने जा रहे इस बार कैंपस प्लेसमेंट में लोगों को, बहुत कम लोगों को लेने जा रहे। बहुत सारी कंपनी, गूगल, बाइजू, अड्डा 24 जो एजुकेशन के क्षेत्र में है, सब के सब छटनी और कैंपस प्लेसमेंट तो भूल ही गए हैं।
तो ये सारे लोग कहाँ पर आएंगे? ये जो 13 लाख लोग बचेंगे ये कहाँ पर आएंगे? तैयारी के क्षेत्र में आएंगे, सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए आएंगे, या फिर अलग अलग जगहों पर कोचिंग वगैरह ज्वाइन करेंगे। हो सकता है कि डेटा साइंस का कोचिंग करें वगैरह वगैरह, जो भी हो। मुख्य रूप से मैं ये कह रहा हूँ कि आपके लिए कंपटीशन बढ़ने वाला है, क्योंकि वहाँ पर वो बेरोजगारी को छिपाने के लिए कहाँ पर आएंगे? तैयारी में आएंगे, जिसको छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। कुछ नहीं हुआ तो तैयारी कर लो, ठीक है? तो इस क्षेत्र में आएंगे ही आएंगे। तो आपके लिए कंपटीशन आने वाले दौर में बढ़ने वाला है, हर एग्जाम में, हर पीसीएस एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम में बढ़ने वाला है। ओके, क्योंकि सेक्टर बदल रहा है। चलिए देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आर्टिकल इससे किस प्रकार संबंधित है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। देखिए क्या, हर वर्ष जनवरी महीने में स्विट्जरलैंड के एक बहुत ही खूबसूरत शहर दावोस में आयोजित किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का वार्षिक बैठक। इस बैठक में दुनिया भर के नेता, ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, कंपनियां, सभी लोग शामिल होते हैं और आने वाले समय में दुनिया की क्या परिदृश्य होने वाला है, किस प्रकार से इकोनॉमिक बढ़ने वाला है, किस प्रकार के क्षेत्र नए उभरने वाले हैं, किस प्रकार संकट आने वाला है, इन सभी चीज़ों पर बड़े बड़े लोग बैठकर बातचीत करते हैं। इन चर्चाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की अहम भूमिका रही। जहां इसमें एआई की परिवर्तनकारी क्षमता पर प्रकाश डाला गया, वहीं नवोन्मेषी यानी कि इनोवेशन एवं विवेकपूर्ण शासन की आवश्यकता को रेखांकित किया गया। कि विवेकपूर्ण शासन का तात्पर्य है कि गवर्नेंस जो होना चाहिए वो पहले वाला गवर्नेंस नहीं होना चाहिए, गवर्नेंस में भी चेंज करना पड़ेगा। नेता जो अब बने वो नेता अंगूठा छाप बने, ठीक है, लेकिन राजनेता जो बने वो कम से कम इन क्षेत्रों को जानता हो, क्योंकि आने वाला दौर बिल्कुल बदलने वाला है। सब कुछ बदल जाएगा अगले 5 वर्षों में आपके इर्द गिर्द। तो उसी की बातें कहाँ पर की गई? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में की गई। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की पिछली बैठक और इस बैठक के बीच विश्व को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिन्हें भू राजनीतिक आपात स्थिति, पिछले साल जनवरी से इस साल के जनवरी के बीच में कंपेयर कीजिए क्या क्या घटनाएं घटी हैं दुनिया में। राष्ट्रों के विकास परिप्रेक्ष्य में गिरावट और प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग के खतरे से कई विषय शामिल रहे। आप याद कीजिए जब मैंने आपको बताया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक रिपोर्ट, जिसमें आने वाले दशक के लिए उन्होंने कई सारी चुनौतियों को गिनाया था, जिसमें से टॉप पर था मिसलीडिंग और फेक न्यूज़, डिसइंफॉर्मेशन जैसी चीज़ें शामिल थी। आप याद कीजिए मैंने आपको रिपोर्ट पढ़ाया था, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, है ना? तो उसमें आपको बताया था मैंने। तो इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा कहाँ पर की गई है? तो दावोस फोरम में की गई है। ओके, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है भाई? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक स्विस गैर लाभकारी फाउंडेशन, जिसकी स्थापना 1971 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। इसे स्विस प्राधिकार द्वारा सार्वजनिक निजी सहयोग के अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में मान्यता दी गई है। यह वैश्विक, क्षेत्रीय, औद्योगिक एजेंडे को आकार देने के लिए व्यापार, राजनीतिक, शिक्षा, समाज, इन सभी चीज़ों पर काम करती है। इसके संस्थापक का नाम पता ही होगा आपको, क्लाउस श्वाब हैं इसके संस्थापक थे। और कौन कौन से रिपोर्ट जारी करती है ये? तो ऊर्जा संक्रमण रिपोर्ट, एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, और विश्व आर्थिक मंच, इंस्टीट्यूट और कार्नेल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर यह रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, वैश्विक आईटी रिपोर्ट। सीधा सीधा यही पूछ लेती है पीसीएस में कि किसके द्वारा प्रकाशित कौन सा रिपोर्ट किया जाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पीटी मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, आपको मैंने बताया था कल भी जब डिस्कस किया था परसों, तो मैंने आपको ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में बताया था। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, इसी की मैं बात अभी कर रहा था। वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। टूरिज्म रिपोर्ट कई लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करेगी, लेकिन ये जारी करती है। ओके, आगे बढ़ें। दावोस सम्मेलन की मुख्य बातें क्या क्या रहीं? पहला रहा कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर बहुत ही अच्छा खासा विमर्श किया गया कि भाई इसका क्या होने वाला है। ये जो नया मोर आ गया मार्केट में, मोर, उड़ने वाला मोर है ना, राष्ट्रीय पक्षी मोर, उसका क्या करें? किस प्रकार से आने वाली इकोनॉमी को प्रभावित करेगा, आने वाले समाज को प्रभावित करेगा? इस वर्ष वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में यह मुद्दा केंद्र में रहा। बैठक में मानव कल्याण के लिए इसके विभिन्न परिवर्तनकारी क्षमताओं पर चर्चा के साथ साथ विनिमय की आवश्यकता, रोजगार हानि, प्रतिरूपण, भ्रामक सूचना, सभी चीज़ों पर चर्चा की गई कि एआई क्या क्या कर सकता है, समाज के लिए किस प्रकार से काम कर सकता है, क्या इसको रेगुलेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। रेगुलेट का मतलब क्या होता है कि इसके लिए नियम कानून बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, और नियम कानून किसी एक देश तक सीमित होना चाहिए, किसी एक ब्लॉक तक सीमित होना चाहिए, या पूरे विश्व के लिए एक कानून बनना चाहिए एआई पर। आप जरा सोचिएगा, मुझे बताइएगा। जोखिम और असमानताओं की वृद्धि में इसके संभावित योगदान पर भी चर्चा किया गया कि रोजगार का क्या होगा, फेक न्यूज़ में किस प्रकार से प्रभाव डालेगा और असमानताओं किस प्रकार से बढ़ाएगा। इन सभी चीज़ों पर एआई के बारे में चर्चा किया गया है।
हालांकि समग्र अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि सकारात्मक नकारात्मकताओं से अधिक हैं। मानव बुद्धि को एआई की ओर से किसी बड़े खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा, ऐसा बताया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बैठक में। कि आप जो एआई को लेकर इतना ज़्यादा डरे हुए हो कि ये हो सकता है कि मानव के लिए नुकसानदेह हो जाए, क्योंकि बड़े बड़े टेक जाइंट एलन मस्क से लेकर सुंदर पिचाई से लेकर, जिन्होंने गूगल के लिए एआई बनाया, उनसे लेकर फेसबुक के संस्थापक से लेकर हर किसी ने एआई के बारे में बोला कि ये कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरा का चीज़ भी बन सकता है। लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बोला कि निसंदेह बन सकता है। नकारात्मक चीज़ें तो हैं ही इसमें, लेकिन सकारात्मक तत्व इसके ज़्यादा हैं। हमें आधा गिलास भरा हुआ है, इस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। युद्ध और अनिश्चितता, दूसरा मुद्दा था युद्ध और अनिश्चितता को लेकर, जिसमें आपको पता ही होगा मिडिल ईस्ट में अभी युद्ध छिड़ा हुआ है। इजराइल और आस पड़ोस के सारे देशों में लगभग एक तनाव का टेंशन बना हुआ है। रूस यूक्रेन तो पहले से ही चला आ रहा है। जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसको लेकर काफ़ी सारा विचार विमर्श किया गया कि हम किस प्रकार से आगे बढ़ें, जलवायु परिवर्तन के चीज़ों को किस प्रकार से टैकल किया जाए, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर विचार विमर्श हुआ है। विश्व बैंक के अध्यक्ष ने व्यवसायों द्वारा संवहनीय प्रक्रिया को अपनाने और से प्राप्त होने वाले अंतिम लाभ व जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध संघर्ष में संसाधनों को सही ढंग से आवंटित करने की आवश्यकता प्रकाश डाला। विश्व बैंक के अध्यक्ष जो हैं उन्होंने बोला कि कंपनियाँ जो हैं, व्यवसायी जो है, एक बिजनेसमैन जो हैं या बिजनेसेस जो हैं बड़ी बड़ी, वो सस्टेनेबल वे को अपनाएं अपने बिजनेस को बूस्ट करने के लिए, और उन तकनीकों को, इन सभी चीज़ों को आपस में साझा भी करना चाहिए। जिससे क्या, इसके अलावा इसमें इस बात पर भी बल दिया गया कि जलवायु को लेकर वित्त पोषण करना चाहिए किनको, तो विकसित देशों को, विकासशील देशों की जलवायु कार्रवाई के वित्त पोषण की सहायता करनी चाहिए। कि भाई जो विकासशील देश हैं उनको मदद की आवश्यकता होगी, आप उनका मदद कीजिए। अगला जो चर्चा का विषय रहा वो है चीन की आर्थिक मंदी। चीन दुनिया की इकोनॉमी का सबसे बड़ा पार्टनर में से एक है। दुनिया के एक्सपोर्ट में 25% का योगदान है उसका गुरु। तो उसकी इकोनॉमी अगर गिरती है तो पूरे दुनिया पर प्रभाव पड़ने वाला है। मंद होती अर्थव्यवस्था का सामना करते चीन ने पश्चिम से अधिक निवेश आकर्षित करने की कोशिश की है, जिसमें कुछ नरमी देखी गई है। 2023 में चीन की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 5.2% रही, जो अभी भी महामारी पूर्व के स्तर से काफ़ी नीचे है। वह उसे अलग थलग करने का अमेरिकी प्रयास, जैसे कि सेमीकंडक्टर व्यापार गतिरोध में नज़र से जूझ रहा है। अमेरिका भी चीन को प्रभावित कर रहा है, कहीं ना कहीं उसको अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है। सेमीकंडक्टर तो एक क्षेत्र है, और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर इस तरह की चीज़ें हो रही है। बैठक में कहा गया कि चीन अत्यंत महत्वपूर्ण संरचनात्मक आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। पश्चिम की बहुत सी कंपनियां अब चीन में अतीत की तरह निवेश नहीं कर रही है, लेकिन चीन में 3 से 4% की वृद्धि भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम शिखर सम्मेलन में भागीदार कई कंपनियों के लिए बेहद सार्थक रही है। अब सुनिए बातों को। चीन में हो क्या रहा है दरअसल में। मंदी की स्थिति कब बनती है, आपने सोचा है? मंदी की स्थिति तब बनती है जब खरीदने वाला व्यक्ति जो है, जो कस्टमर है, वो दुकान तक नहीं जाता है। कस्टमर दुकान तक नहीं जाता है, इससे क्या होगा? क्यों नहीं जाता है भाई कस्टमर दुकान तक? क्योंकि उसकी बचत कम है। बचत कम क्यों है? क्योंकि चीज़ें महंगी हो गई हैं, सैलरी उतना का उतना ही है, या तो सेविंग्स उसकी कम हो गई है, या तो उसके लाइफ स्टाइल में कुछ परिवर्तन आ गया है, या तो एक चक्र शुरू हो गया जिसके कारण उसका जॉब चला गया, या वो कहीं और कुछ चीज़ों को खरीद रहा है। अब वो सामान को नहीं खरीदेगा तो क्या होगा? डिमांड कम हो जाएगा मार्केट में। डिमांड कम हो जाने से क्या होगा? प्राइस बिल्कुल ही कम हो जाएगा मार्केट में। प्राइस कम हो जाने से क्या होगा? कहीं ना कहीं उत्पादन कम हो जाएगा, क्योंकि जो फैक्ट्रियां थी, जो कंपनियां थी, उनका क्या हो जाएगा? लाभ कम हो जाता है। इस समग्र चक्र को कहा जाता है मंदी की स्थिति बन रही है। जो खरीदार है वो नहीं खरीद रहा है। करोड़ के करोड़ घर बने पड़े हैं, फ्लैट बने पड़े हैं। चीन के इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा किस में है बंधुओं? तो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में है। वो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस वहाँ पर कोलैप्स कर गया है। इतने बुरे तरीके से कोलैप्स किया है कि हॉन्टेड सिटी टाइप बनने लग गए। शहर के शहर घर बने हुए हैं, कोई एक खरीदार वहाँ पर है नहीं। आधे अधूरे बने हुए घर में लोग रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूरी इकोनॉमी का कंस्ट्रक्शन वाला हिस्सा जो है वो कंस्ट्रक्शन ही टूट गया है। इकोनॉमी का धराम से गिर गया है कंस्ट्रक्शन वाला हिस्सा, क्योंकि लोगों के पास बचत नहीं है, सेविंग नहीं है, खरीद नहीं रहे हैं लोग। ठीक है,
तो इसीलिए चीन की इकोनॉमी के सामने जब संकट आएगा तो पूरे दुनिया भर में संकट की संभावनाएं दिख सकती हैं। भारत की संभावनाएं दावोस की बैठक में रेखांकित, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है और बहुत तेजी गति से हम बढ़ रहे हैं। बैठक में भारत ने अपनी आर्थिक क्षमताओं के अलावा अन्य तरीकों से भी अपनी उपस्थिति महसूस कराई। प्रौद्योगिकी, प्रतिभा, स्वास्थ्य देखभाल, अन्य क्षेत्रों के संबंध 2024 में उसके आगे भारत के भविष्य पर नजर रहेगी। ठीक है, अगला जो टॉपिक रहा चर्चा पर, वहां पर वो कौन सा रहा? महिला स्वास्थ्य में निवेश होना चाहिए। इस वर्ष वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में चर्चा की एक विषयों में से एक यह भी था कि महिलाओं के लिए स्वास्थ्य में निवेश से 2040 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रतिवर्ष $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक कैसे बढ़ावा मिल सकता है। ये भी वहाँ पर चर्चा का एक विषय था। ग्लोबल गुड अलायंस फॉर जेंडर एंड इक्वालिटी एंड इक्विटी एंड इक्वालिटी। ओके, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भारत सरकार के सहयोग एवं समर्थन से ग्लोबल गुड अलायंस फॉर जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी लॉन्च करने की घोषणा करना बैठक की प्रमुख उपलब्धियों में से एक रहा है। इस गठबंधन का विचार G20 नेताओं की घोषणा और महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति भारत की अस्थायी प्रतिबद्धता से उभरा है। इसका उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्यम के चिन्हित क्षेत्रों में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं, ज्ञान साझाकरण सभी को सामने लाना है। महिलाओं को हमें बढ़ावा देने के लिए एक कौन सा पहल शुरू किया गया है? ग्लोबल गुड अलायंस फॉर जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी। ये चीज़ ध्यान में रहेगा। भारत सरकार और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से इसकी घोषणा की गई है। ये इस बैठक की सबसे प्रमुख उपलब्धियों में से एक रहा है। सीधा सा आपके एग्जाम में भी ये उपलब्धि बनकर आ सकता है कि बताइए ये कहाँ पर घोषणा किया गया, क्या है ये, किसके लिए काम करेगा ये? तो मुख्य रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्यम, इन सभी चीज़ों पर काम करेगा ये। दावोस सम्मेलन 2024 एआई पर विशेष फोकस क्या था? तो एक तो इसमें चिंता का विषय ये था कि भाई एआई जो है वो रोजगार को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक रिपोर्ट है जेन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ वर्क रिपोर्ट एक चिंताजनक तस्वीर पेश करती है जहाँ पर उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में, अब अपना देश कौन सा अर्थव्यवस्था है? अपना देश विकासशील वाला अर्थव्यवस्था है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में 60% तक नौकरियां एआई के कारण खतरे में है। 60% मान ली अतिशयोक्ति है, 30% भी कर दीजिए तो भी 100 में से 30 लोगों का रोजगार जाना बहुत ही बड़ा संकट का विषय होगा। और विकसित अर्थव्यवस्थाएं जब कोलैप्स करेंगी, वहाँ पर जब नौकरियां कम होंगी तो विकासशील वाले जो देश हैं वहाँ से जो भाग भाग कर अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप जाते हैं लोग, वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि वहाँ पर नौकरी कम हो गई है। नौकरी कम होने से क्या होगा? वहाँ पर लोगों की मांग कम हो जाएगी। मांग कम होने से आपके देश से जो कनाडा लोग भाग कर जाते हैं या अमेरिका जाते हैं नौकरी करने, वो नहीं जाएंगे। देश में नौकरी में कंपटीशन बढ़ेगा और सभी जगहों पर आपको प्रतिस्पर्धा बढ़ती हुई दिखेगी। संसाधन के लिए संघर्ष बढ़ता हुआ दिखेगा। बेरोजगारों का इससे बड़ा संकट आज तक नहीं आया था विश्व में कभी। आने वाला है वो दौर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चिंताजनक आंकड़ों ने कार्य के भविष्य के बारे में गहन चर्चा को जन्म दिया और कौशल प्रशिक्षण अनुकूलन की तात्कालिकता को रेखांकित किया है। इस रिपोर्ट में एआई के जोखिमों का प्रबंधन करते हुए इसके लाभों का दोहन कर सकने के लिए लोगों को आवश्यक कौशल से लैस करने के महत्व पर बल दिया गया है कि लोगों को स्किल करो, स्किल दो, उनको आने वाले समय के हिसाब से तैयार करो क्योंकि जॉब मार्केट बिल्कुल ही बदलने वाला है। जब कंप्यूटर आया था तो उसके बाद जॉब मार्केट बिल्कुल बदल गया था। उसी प्रकार से जब एआई आया है तो जॉब मार्केट बिल्कुल ही बदल जाने वाला है। आईएमएफ ने भी कहा कि नौकरियां जाने से भी ज़्यादा ज़रूरी होगा कि भाई एआई को लेकर लोग थोड़ा सा सचेत हों, उसको स्किल लें, ट्रेनिंग लें, उसको पढ़ें, समझें और उससे संबंधित कामों को शुरू करें। शिखर सम्मेलन में रोजगार सृजन, विशेष रूप से हरित क्षेत्रों में आवश्यकता और एआई संचालित श्रम बाजार की मांग को पूरा करने के लिए शिक्षा प्रणाली के अनुकूलन पर भी बल दिया गया। यह बैठक एआई सृजित कंटेंट की कॉपी राइटिंग, मानव एवं मशीन द्वारा कंटेंट निर्माण के बीच अंतर जैसे जटिल मुद्दों को संबोधित करने पर भी लक्षित रहा कि कोई एक आंसर जो लिखा हुआ, कई सारे बच्चे भी टेप कर भेजते हैं, चैट जीपीटी पर डाला, पूरा आंसर तैयार हो गया। आप पूरा कंटेंट का कंटेंट छाप सकते हो आप पूरा एआई से, है ना। अब कैसे डिफरेंस करें कि ये मशीन द्वारा लिखा गया, ये इंसान द्वारा लिखा गया है? ये मशीन द्वारा लिखा गया, इसमें कॉपीराइट किसका होगा? जिसने इसको लिखवाया उसका होगा या जिस कंपनी का वो एआई है उसका होगा कॉपीराइट? बताइए किसका होगा? इन सभी चीज़ों पर भी चर्चा कहाँ पर किया गया है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। आपको समझ में आ रहा है कि क्या मैं पढ़ा रहा हूँ? अगला है कि एआई के नैतिक उपयोग का भी आह्वान कहाँ पर किया गया है? तो वहीं पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बैठक में किया गया। ओके।
इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, खास तौर से एआई का जॉब मार्केट पर प्रभाव, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कौन कौन सी बैठक हुई है, ये जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी वाला फोरम जो बनाया गया है उसको भी ध्यान में रखिएगा। जो मैंने पढ़ाया है, कौन कौन से चीज़ों पर डिस्कस किया गया है दावोस बैठक में, तो सब के सब टॉपिक ध्यान में रखिएगा। और अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ में आएगा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ मैं, ये सब चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। अब इन सभी चीज़ों पर आपका कलम चलना चाहिए। आपसे मैं पूछूं कि दावोस फोरम बैठक के कौन कौन से मुद्दे रहे, मुख्य मुद्दे, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से मुख्य मुद्दे रहे हैं। ठीक है, नहीं याद होगा 4 पॉइंट, 2 पॉइंट तो याद होगा ना, एआई तो याद रहेगा ना, चीन की अर्थव्यवस्था तो याद रहेगा ना आपको, है ना, और क्या रहेगा याद, महिलाओं वाला इशू तो याद रहेगा ना आपको। 3 भी पॉइंट तो लिख सकेंगे ना कम से कम आप। और ये याद करने वाली चीज़ से ज़्यादा क्या है, समझने वाली चीज़ है। ओके, जलवायु परिवर्तन एक मुद्दा सभी जगहों पर रहता है, एआई आजकल एक मुद्दा सभी जगहों पर रहता है, महिलाओं का जेंडर इक्वालिटी तो सभी जगहों पर ही मुद्दा रहता है। 3 तो हो गए फिक्स आपके, चौथा चीन की इकोनॉमी बस ऐड कर देना है, हो गया। 4 मुद्दे मुख्य डिस्कस किए गए हैं, इन 4 को तो ध्यान में रखेंगे आप। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है जो वही टॉपिक जो काफ़ी दिनों चर्चा में है। प्रधानमंत्री जी जिस दिन रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में गए थे, उसी दिन उन्होंने घोषणा कर दी थी कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना लाने जा रहे हैं हम। बजट में इसकी घोषणा की गई, रूफटॉप सोलर पैनल योजना, जिसको प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना कहा जाता है। ठीक है, अब इस योजना में क्या क्या चीज़ें सामने आ रही है। एक चीज़ सामने ये आ रही है कि सेंटर जो गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार जो है, वो सारे के सारे पैसे वही खर्च करने जा रही है इस योजना पर। लगभग में 1 लाख रुपया, नहीं करोड़, 1 लाख करोड़ रुपया, पहले 1 लाख लिखो फिर करोड़ वाले सारे जीरो बैठा दो, उतना रुपया खर्च करने जा रही है इस पर। उम्मीद जताई जा रही है, उम्मीद। ओके, अब इस योजना में होगा क्या, आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था, अगर आपके घर का बिजली का बिल 300 यूनिट से कम बिजली की खपत करते हैं आप, 300 यूनिट से कम बिजली खपत करते, घर में एसी वेसी नहीं लगाया हुआ है, ज़्यादा हीटर वीटर यूज़ नहीं करते हो, है ना, 300 यूनिट से कम बिजली का अगर आप खपत करते हैं तो आपके छत के ऊपर में सोलर पैनल भारत सरकार लगवाएगी और आपको उसके लिए 1 भी रुपया नहीं देना पड़ेगा, 300 यूनिट से कम बिजली वालों के लिए। अब एक रिपोर्ट आया कि ये तो बहुत अच्छी योजना है। क्यों भाई? क्योंकि भारत के लगभग 85% परिवार हैं देश में जो 300 यूनिट से कम खपत करते हैं। 85 से जब भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 85% ऑफ इंडियन हाउस होल्ड ऑन एवरेज यूज 100 to 120 यूनिट ए मंथ। इससे ये भी पता चलता है कि जो मैक्सिमम स्तर पर भारतीय हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। अगर आर्थिक स्थिति उनकी बहुत अच्छी रहेगी तभी तो बिजली का खपत भी अच्छा होगा, घर उनके बड़े होंगे, उनके घर में अप्लाइंसेज होंगे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम होंगे, तभी तो उनके घर का बिजली का खपत ज़्यादा होगा। और ये सब कुछ कहाँ से आता है? ये सब कुछ आर्थिक स्थिति से ही तो आता है। कभी आपने ऐसा देखा है कि किसी का आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो और उसके घर में 4 गो बल्ब भी नहीं लगा हुआ हो? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ये बहुत अच्छी योजना है, इसको माना जा रहा है कि ये योजना गेम चेंजर साबित होगा, भारत के एनर्जी कंज्यूमशन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आएगा। लेकिन अगर हमसे पूछा जाएगा कि ये बताओ गुरु इस योजना की खामी क्या है, तो हम क्या बोलेंगे कि आपने तो केवल छोटे छोटे घरों को जोड़ा, जहाँ पर बिजली का मेन खपत होता है उसको तो आपने जोड़ा ही नहीं। क्योंकि बिजली का मेन खपत वाले जो इलाके होते हैं, जो घर होते हैं जहाँ पर बिजली का ज़्यादा खर्चा किया था, उनको अगर आप हटा देते ग्रिड से तो कम खपत वालों को और भी सस्ती बिजली मिल जाती, दूर दराज के गाँव तक बिजली पहुँच जाती। ठीक है, ये योजना बहुत अच्छी है। देखो, ज़बरदस्ती का आलोचना नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छी योजना है। लेकिन अगर हमें पॉइंट लिखना पड़ेगा तो इस तरह का हम लोग पॉइंट लिखेंगे। अगला देखिए क्या, अगला इसमें बताया गया है कि 300 यूनिट से जो लोग बिजली ज़्यादा खपत करते, क्या उनके लिए नहीं है? उनके लिए भी है, लेकिन उनको 40% जो है करीब में वो आपको इसमें फंड करना पड़ेगा, बाकी भारत सरकार दे देगी, है ना। 40% उनको खुद से देना पड़ेगा, बाकी भारत सरकार दे देगी। तो 300 यूनिट से ज़्यादा का भी बिजली खपत करने वाले जो लोग हैं उनको भी क्या होगा, तो ये योजना मिल सकती है। ओके, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बाकी जैसे जैसे ये योजना का और भी ज़्यादा क्लियर चीज़ें होती जाएंगी तो मैं आपको बताता जाऊंगा।
इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला देखिए मोदी जी ने क्या बोला इसी योजना के बारे में थोड़ा सा है कि सोलर पैनल स्कीम विल बूस्ट बैटरी इंडस्ट्री। बैटरी के साथ साथ सोलर पैनल बनाने का जो इंडस्ट्री है उन सभी को भी बूस्ट करेगा, लेकिन सोलर पैनल बनाने के लिए मैक्सिमम चीज़ें हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो प्रधानमंत्री जी ने बोला, इस कथन को ध्यान रखिए। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है। कल मैंने अभी जो आपको AI के बारे में बताया है और जॉब के बारे में बताया है, उसी को लेकर कल संसद में भारी बहस हुआ और ये खड़गे जी हैं, इन्होंने बोला कि जॉब वगैरह नहीं क्रिएट हो रहा है। इन्होंने ये भी बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास IIT से लेकर IIM से लेकर बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं और शिक्षा है, रेलवे है, बहुत सारे जो सेंटर के सेक्टर हैं, उन सभी को मिलाकर लगभग 30 लाख पद खाली हैं। उसको क्या करना चाहिए, भारत सरकार को भरना चाहिए, क्योंकि जॉब मार्केट जो है इस बार काफ़ी मंदी का सामना कर रहा है। दरअसल में ये जो अभी समय चल रहा है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये कॉलेजेस में प्लेसमेंट का समय होता है, तो वहाँ पर प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है। इसीलिए सरकार जो है थोड़ा सा सचेत हो रही है कि भाई क्या किया जाए उनका। अपोजिशन भी इसीलिए वहाँ पर क्या कर रही, तो आरोप लगा रही है। तो इन चीज़ों में अपोजिशन का आरोप में तो नहीं जाना है आपको। दरअसल में AI और उसके प्रभाव और भी बहुत सारे रीज़न हैं जिसके कारण से क्या हो रहा है, तो कंपनियां जो हैं वो जॉब नहीं दे पा रही हैं इस बार। वैश्विक रीज़न भी हैं, पूरे दुनिया भर में ले ऑफ हो रहे हैं, बड़े स्तर पर छटनी का काम चल रहा है पूरे दुनिया भर में, गूगल से लेकर फेसबुक से लेकर माइक्रोसॉफ्ट तक सभी जगहों पर चल रहा है, ठीक ना। तो इसके कारण से भारत में भी जॉब का जो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा मंद हो गया है। ओके, चलिए अगले पर चलते हैं। इससे आपका कंपटीशन जरूर बढ़ने वाला है। उत्तराखंड सरकार जो है वो UCC को लागू करने के लिए रिपोर्ट उनको सौंप दिया गया है और UCC लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन सकता है। पहला राज्य कौन सा है बंधुओं, तो पहला राज्य है गोवा राज्य। कौन सा राज्य है, गोवा राज्य है। गोवा ने UCC को लागू किया हुआ अपने यहाँ पर, पुर्तगालियों के शासन के बाद ही उसने लागू कर दिया था UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड की मैं बात कर रहा हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड से सवाल पूछा जाता है BPSC में, इस बार भी पूछा गया था। देखिए यहाँ पर क्या है, आपको क्या ध्यान में रखना है, तो आपको केवल और केवल जो समिति है उसके बारे में ध्यान रखिए, बाकी तो जब ये लागू होगा उसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। इन्होंने जो UCC बनाया है, अभी जो ड्राफ्ट सौंपा है, उसमें ट्राइबल्स जो हैं, ट्राइब्स जो हैं वहाँ पर, कहाँ पर, उत्तराखंड में बहुत सारे ट्राइब हैं। जैसे जौनसारी एक ट्राइब है वहाँ पर, जौनसारी ट्राइब की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि इनमें बहुपति प्रथा, हाँ, एक औरत के एक से ज़्यादा पति प्रथा का प्रचलन है इस ट्राइब में। ये खुद को पांडव का वंशज मानते हैं। पांडव पता ही होगा आपको, द्रौपदी के 5 पति, तो उसी प्रकार से बहुपति प्रथा के ये लोग पालन करते हैं आज भी और खुद को उन्हीं का वंशज मानते हैं। तो इस तरह के जो अलग अलग ट्राइब्स हैं उत्तराखंड में, उनको छूट देने की बात की जा रही है। किसके द्वारा, तो रंजना प्रकाश देसाई कमेटी की रिपोर्ट बताया गया है। अब यही आपको ध्यान रखना था, रंजना प्रकाश देसाई मेक ए ड्राफ्ट फॉर UCC इन उत्तराखंड, ये ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है कि रंजना प्रकाश देसाई अभी हाल ही में चर्चा में थी, या उत्तराखंड में UCC को लेकर कौन सी कमेटी ने काम किया है, तो रंजना प्रकाश देसाई कमेटी ने काम किया है। रिपोर्ट सौंपा है, अब रिपोर्ट को सदन में ले जाएगी, सदन में ले जाकर लागू करने की बात की जाएगी उत्तराखंड के सरकार को द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका तंजानिया एज सूरजकुंड फेयर पार्टनर हाईलाइट टाइज विद अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था, G20 की जब बैठक हुई थी तो अफ्रीकन यूनियन को भारत के सहयोग के कारण से G20 का मेंबर घोषित किया गया है। और तंजानिया नामक देश, जिसका कैपिटल कहाँ है आप मुझे बताएंगे, और उससे कर मकर या बेसुबत कौन सी रेखा गुजरती है आप मुझे बताएंगे। तंजानिया में अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ये आप मुझे बताएंगे। अफ्रीका में कहीं पर बर्फ़ है, तो अब तंजानिया के पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी, जो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, वहीं पर है, ठीक है। तो सूरजकुंड फेयर कहाँ पर होता है, तो हरियाणा के सूरजकुंड में। प्रमुख मेलों में से एक है। यहाँ पर इस बार तंजानिया को पार्टनर के रूप में चुना गया है। PT का सवाल है आपका, सीधा सा पूछ सकता है PT में सवाल, और क्या पूछ सकता है बंधुओं, ये पूछ सकता है कि किससे टाई बढ़ाने के लिए किया जाए, तो अफ्रीकन यूनियन से टाई को बिल्डअप करने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट और तंजानिया गवर्नमेंट भारत सरकार के थ्रू में क्या करे, इसका पार्टनर बने। देखिए राष्ट्रपति महोदया गई थी, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विथ हरियाणा CM मनोहर लाल खट्टर एंड गवर्नर बांद्रे दत्तात्रेय एट द इवेंट। सूरजकुंड मेले, बहुत बड़ा मेला होता है सूरजकुंड मेला, ठीक है, तो वहाँ पर गए हैं, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलते हैं कुछ टॉपिक और डिस्कस करते हैं। अगला टॉपिक कौन सा है, तो एक है वन नेशन वन इलेक्शन विल बूस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए ये मैंने क्यों पढ़ाया है आपको, जब वन नेशन वन इलेक्शन का आप लिखेंगे ना आंसर राइटिंग, तो उसमें आप ये रेफरेंस दे सकते हैं कि CII जो है क्या है ये, तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का एक तरह से संघ है, इसने बोला है, किसी सामान्य इंसान ने नहीं बोला है।
किसी ऐरे गहरे नत्थू खेरे राम जी श्याम जी ने नहीं बोला है। किसने बोला है? CIA ने बोला है, जो इकोनॉमी में क्या करती है, काम करती है, दिन भर वही काम करती है। उसने बोला है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन जो है कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देगा। ठीक है, अब किसके सामने इसने बोला है? क्या मीडिया में बोला? नहीं। आपको पता ही होगा कि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक बहुत ही हाई लेवल कमेटी बनाया गया है 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर, और इसी ने CIA को बुलाया था। सभी से बातचीत कर रही है 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर वो पैनल। तो उसने CIA को बुलाया कि भाई साहब आ जाओ, ये बताओ कि क्या सब हो रहा है, क्या फ़र्क पड़ेगा इसका। तो उन्होंने बोला कि इकॉनमी को इससे योगदान मिलेगा, इकोनॉमिक बूस्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है, लॉ कमीशन के बारे में है। लॉ कमीशन मैं अभी PDF पर भी ले चलूँगा, कुछ और पढ़ाऊँगा आपको। लॉ कमीशन सजेस्ट हेवी फाइन न्यू लॉ टू टैकल डैमेज टू प्रॉपर्टी। ठीक है, इसने सजेशन दिया है, तो सजेशन का हम क्या करें? भारत सरकार करेगी जो करना है सजेशन का, हम क्या करेंगे? हम लॉ कमीशन के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, और इसने बोला है कि अलग अलग दंगों में या कहीं पर भी कुछ भी कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी का या पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान पहुँचाया जाता है, तो उसको लेकर हमें हेवी लॉ बनाना चाहिए, थोड़ा सा सख्त कानून बनाना चाहिए। ओके, चलिए बढ़ते हैं, लॉ कमीशन के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, और कुछ टॉपिक है जिसके बारे में पढ़ते हैं। भारत का विधि आयोग क्या एक संवैधानिक बॉडी है या वैधानिक बॉडी है? संवैधानिक का मतलब होता है संवैधानिक, इसका तात्पर्य होता है कि संविधान में इसकी चर्चा की गई किसी आर्टिकल में। तो कौन सी बॉडी है? जैसे फाइनेंस कमीशन है, आर्टिकल 280 चर्चा किया गया है। जैसे कैग है, कैग की चर्चा की गई आर्टिकल 148। उसके बाद से कौन सा है? जैसे नीति आयोग, नीति आयोग है क्या? नहीं है गुरु, नीति आयोग संवैधानिक नहीं है, वैधानिक है। कौन सा है? और UPSC हो सकता है। UPSC क्या है? संवैधानिक है, संविधान में उसका जिक्र किया गया है। वैधानिक का तात्पर्य क्या होता है? संविधान में जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन लॉ है बना हुआ या कोई आदेश जारी किया गया जिसके तहत उसकी स्थापना की गई है। तो विधि आयोग आज का नहीं है, सदियों पुराना आयोग है। मैकाले को याद कीजिए, उस समय से काम कर रहा है ये। भारत का विधि आयोग समय समय भारत सरकार द्वारा गठित, आपको लग रहा होगा मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ ये, UPSC मेंस पेपर में सीधा सीधा सवाल पूछा गया है कि वित्त आयोग क्या है? वित्त आयोग क्या है? वित्त आयोग के कार्य के बारे में लिखिए, सीधा यही सवाल। PT मेंस के मैं बात कर रहा हूँ, मेंस एग्जामिनेशन में देखिएगा, प्रीवियस ईयर में आपको कहीं पर मिल जाएगा, मुझे ईयर याद नहीं है। तो क्या विधि आयोग के बारे में नहीं पूछ सकता है क्या आपसे? बिल्कुल पूछ सकता है। मेंस एग्जामिनेशन वो दे देगा कि विधि आयोग के बारे में लिखिए, तब फिर आप वहाँ पर देखोगे पंखा में कितने पंखी हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको ध्यानपूर्वक कवर कीजिए, समझिए चीज़ों को, आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है ये। इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं क्यों पढ़ाता। स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग 1955 में 3 साल के कार्यकाल के लिए स्थापित किया गया था। किसकी अध्यक्षता में किया गया था स्थापित? स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग किसकी अध्यक्षता में स्थापित किया गया था? UPPSC 2020 में सवाल ये पूछा गया था, UPPSC 2020 में सवाल ये पूछा गया, प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे भारत के? क्योंकि NCERT में ये चीज़ है। तो प्रथम विधि आयोग को किसके अध्यक्षता में बनाया गया था भारत में, आज़ाद भारत में? 1955 में बनाया गया, ये तो मैंने बता दिया। किसके अध्यक्षता में बनाया गया था, ये आप मुझे बताएंगे। पहला विधि आयोग 1834 में ब्रिटिश राजकाल के दौरान वर्ष 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था, और इसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने की थी। लॉर्ड मैकाले ने सबसे पहली बार। उद्देश्य क्या होता है? यह कानून और न्याय मंत्रालय के सलाहकार निकाय के रूप में काम करता है। अब न्याय मंत्रालय की जगह मैं राष्ट्रपति दे दूं आपको एग्जाम में, तो आप क्या करोगे कि राष्ट्रपति के कानूनी सलाहकार के रूप में काम करता है, तो आप बोलोगे गलत लिख रहे हो भाई, ऐसा नहीं होता। क्या है ये? तो ये न्याय मंत्रालय के कानूनी सलाहकार के रूप में काम करता है। विधि आयोग का कार्य कानून संबंधी अनुसंधान और भारत में मौजूदा कानून की समीक्षा करना, ताकि इसमें सुधार किया जा सके और केंद्र सरकार स्वप्रेरणा द्वारा इसके संदर्भ में नए कानून बनाया जा सके। मतलब विधि आयोग क्या करती है कि नए नए कानूनों के बारे में सुझाव देती रहती, भाई ये कर लो, वो कर लो, फलाना ठिकाना, ये सब चीज़ों के बारे में सुझाव देती रहती है। लेकिन सुझाव मानना क्या अनिवार्य है? नहीं, अनिवार्य नहीं होता है। ठीक है। सदस्य संरचना, एक पूर्णकालिक अध्यक्ष के साथ साथ आयोग में एक सदस्य सचिव सहित 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। 4 लोग इसमें सदस्य होते हैं। कानून मंत्रालय का कानून और विधायी सचिव इस आयोग का पदेन सदस्य होगा। इसमें अंशकालिक सदस्यों की संख्या 5 से अधिक नहीं होगी। सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इस आयोग का अध्यक्ष होगा। सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित कोई भी न्यायाधीश हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के कोई भी न्यायाधीश हो सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट के किसी भी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ही केवल और केवल इसके अध्यक्ष बन सकते हैं। अध्यक्ष की मैं बात कर रहा हूँ। ये चीज़ क्लियर हो गया
विधि आयोग के बारे में एक इंट्रोडक्शन मिल गया। पीटी में सवाल पूछा जाएगा तो आप कर लोगे। पीटी में इतने से में ही सवाल पूछा। पहला पूछा कि संवैधानिक है या वैधानिक है। दूसरा पूछा है किसको सलाह देती है, राष्ट्रपति को कि कानून मंत्रालय को, कानून मंत्री को। तो राष्ट्रपति से इसका कोई लेना देना नहीं है खास तौर से। ओके, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के बारे में जरा सा देखिए। हाल ही में प्रधानमंत्री ने सूर्योदय योजना शुरू करने की बात की थी। ठीक है भाई, रूफटॉप सोलर पैनल क्या होता है ये भाई? तो परिचय, रूफटॉप सोलर एक फोटोवोल्टिक प्रणाली है जिसमें विद्युत उत्पन्न करने वाले सोलर पैनल आवासीय, व्यावसायिक भवन या संरचना की छत पर लगे होते हैं। रूफटॉप पैनल क्या होता है पता ही है आपको। यह ग्रिड से जुड़ी विद्युत की खपत को कम करता है, उपभोक्ता के लिए विद्युत की लागत को बचाता है। यानी कि अगर आपके ऊपर आपके छत के ऊपर सोलर पैनल लगा रहेगा तो आप जो सरकारी बिजली होता है या प्राइवेट बिजली होता है उसका उपयोग नहीं करोगे, तो आपका बिजली का खपत कम होगा। साथ ही साथ में ग्रिड में भी क्या होगा, बिजली की बचत होगी, देश में बिजली की बचत होगी। अगला क्या है, सरकारी पहल। सरकार ने 2014 में रूफटॉप सोलर प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका लक्ष्य 2022 तक 40,000 मेगावाट या 40 गीगावाट की संचयी स्थापित क्षमता हासिल करना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हालांकि यह लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सका। परिणाम स्वरूप सरकार ने समय सीमा 2022 से बढ़ाकर 2026 कर दी। कुछ रिपोर्टों के अनुसार प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना 40 गीगावाट रूफटॉप सोलर क्षमता के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करने का बड़ा प्रयास होगा। और अभी तो इस योजना को लॉन्च ही किया गया। 300 यूनिट वाला जो मैंने फार्मूला बताया आपको, 300 यूनिट से कम बिजली खपत वाले घरों में मुफ्त में लगाया जाएगा पैनल, और जो 300 यूनिट से ज़्यादा खपत करते हैं वो भी अगर लगवाना चाहे तो 40% पैसा उनको देना पड़ेगा। और ये बहुत ही अच्छी योजना है। सोचिए 100 रुपये का काम अगर 40 रुपये में आपका हो रहा है, 60 रुपया सरकार दे रही थी, क्यों ना करवाएगा भाई? करवाना भी चाहिए। ओके, अगला देखिए क्या है, भारत की मौजूदा क्षमता की स्थिति क्या है। रूफटॉप और सौर क्षमता में अभी हम कहाँ पर हैं? अब यहीं से आपका सवाल बनेगा या फिर आप इसको आंसर राइटिंग में उपयोग करेंगे। क्या है क्षमता? दिसंबर 2023 तक छत पर लगाए गए रूफटॉप सोलर प्रणाली कुल क्षमता लगभग 11.08 गीगावाट है। गुजरात 2.8 गीगावाट के साथ शीर्ष पर है, जिसके बाद महाराष्ट्र की क्षमता दूसरे स्थान पर आती है। ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद के हालिया रिपोर्ट के अनुसार कुल रूफटॉप सोलर प्रणाली के मात्र 20% स्थापनाएं आवासीय क्षेत्र में की गई है। अधिकांश रूफटॉप सोलर प्रणाली वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्र में है। मैक्सिमम जो है वो कंपनियों ने अपने अपने छत पर लगाए हुए हैं। अभी भी जो आवास हैं, जो प्राइवेट लोग घर हैं, निजी घर हैं, उस पर अभी भी क्षमता कम स्थापित है। गुजरात इसमें टॉप पर है। गुजरात के लोगों में इतनी जागरूकता है, वहाँ पर सोलर भी ज़्यादा प्राप्त होता है, वर्षा वगैरह कम होती है, कोहरा वगैरह कम लगता है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर अच्छा खासा सोलर पैनल का बढ़ावा भी दिया। सरकार ने भी बढ़ावा दिया। मोदी जी जब वहाँ के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा इसको बढ़ावा दिया था। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार भारत के 25 करोड़ छतों पर कुल 637 गीगावाट के क्षमता के सोलर प्रणाली स्थापित कर सकते हैं, और इसकी कुल क्षमता का मात्र 1/3 हिस्सा देश में संपूर्ण आवासीय क्षेत्र की विद्युत की मांग को पूरा कर सकता है। ठीक है, स्थापित सोलर प्रणाली कुल क्षमता। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय दिसंबर 2023 तक भारत में छतों पर स्थापित सोलर प्रणाली की क्षमता 73.31 गीगावाट तक पहुंच गई है, ऐसा रिपोर्ट में बताया गया था। उसके बाद से कुल सौर क्षमता के मामले में राजस्थान 7 गीगावाट के साथ शीर्ष पर है। गुजरात 10.5 गीगावाट के साथ दूसरे स्थान पर है। कुल सौर क्षमता के मामले में जाएंगे तो वहाँ पर क्या है, राजस्थान टॉप पर आ जाता है, गुजरात दूसरे स्थान पर आता। अगला देखिए क्या है कि छत पर स्थापित सोलर प्रणाली क्षमता के संदर्भ में, छत पर स्थापित सोलर प्रणाली क्षमता के संदर्भ में गुजरात 2.8 गीगावाट के साथ सूची में सबसे ऊपर है। उसके बाद महाराष्ट्र का स्थान आता है। सोलर प्रणाली के बारे में मैंने बता दिया आपको, इंपॉर्टेंट था आपके लिए, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब हम लोग डी रिजर्वेशन वाले टॉपिक को पढ़ते हैं, जो पिछले कम से कम 5 दिनों से रोज़ न्यूज़पेपर में आ रहा है। डी रिजर्वेशन पॉलिसी, कोहराम मचा हुआ है इसको लेकर। चलिए पढ़ते हैं क्या है ये पॉलिसी। डी रिजर्वेशन करने संबंधित यूजीसी का मसौदा और दिशा निर्देश। उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू करने हेतु यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के मसौदा दिशा निर्देश महत्वपूर्ण चर्चा के विषय बन गए हैं, जिसका मुख्य कारण कुछ विशेष मामलों में रिक्तियों को अनारक्षित करने का प्रस्ताव है। कुछ विशेष मामले में जो वैकेंसी हैं उनको अनारक्षित किया जा रहा है, आरक्षित नहीं होगा वो, उन पर आरक्षण नहीं मिलेगा और भर्तियां की जाएंगी। इसी के कारण से ये चर्चा का विषय बना हुआ है। केंद्र सरकार तथा यूजीसी ने स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालय के संकायों फैकल्टी पदों हेतु SC, ST, OBC तथा आर्थिक रूप से कमजोर EWS उम्मीदवारों को आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग उम्मीदवारों की भर्ती नहीं की जाएगी। यूजीसी ने गाइडलाइन जारी किया। उसके बाद से क्या हुआ, आलोचना हुई चारों तरफ, फिर तुरंत सरकार आ गई कि ऐसा नहीं होगा, हम हैं, ऐसा कैसे होने देंगे, ये चीज़ बोला गया। डी रिजर्वेशन का तात्पर्य क्या होता है, अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC, EWS जैसी विशिष्ट श्रेणियों को आवंटित आरक्षित सीटों अथवा कोटों को संभावित रूप से समाप्त करने से संबंधित होता है। मान लीजिए फैकल्टी के पद में 20 को पद OBC का था, है ना, और 20 को पद SC मेंबर का होता, लेकिन यूजीसी ने बोला कि चलो इसको हम जनरल वर्ग के मेंबर से भर देते हैं।
फिर बाद में आया कि नहीं ऐसा नहीं होगा, जो जिसके लिए आरक्षित है उसी के लिए वो आरक्षित रहेगा। यूजीसी मसौदा दिशा निर्देश में क्या शामिल है? तो यूजीसी ने 2006 के दिशा निर्देश के बाद किए गए परिवर्तन तथा नए सरकारी नीति विचार करते हुए उच्च शिक्षा संस्थानों में आरक्षण लागू करने के लिए नया मसौदा दिशा निर्देश तैयार करने के लिए एक समिति को कार्य सौंपा, जिसकी अध्यक्षता लोक प्रशासन संस्थान के निदेशक डॉक्टर एच.एस. राणा के द्वारा की गई थी। एच.एस. राणा संबंधित किससे है? तो यूजीसी के द्वारा स्थापित समिति है, जिसका काम था इन सभी चीज़ों से संबंधित सुझाव देना यूजीसी को। इसका उद्देश्य संबंधित मसौदा नियम को स्पष्ट करना तथा न्यायालय के निर्णयों के आधार पर क्रमिक व प्रशिक्षण विभाग डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डीओपीटी द्वारा जारी परिपत्रों को अपडेट करने था इसका पैनल का मुख्य काम। ओके, मसौदा में संकाय पदों में कोटा, मतलब संकाय का मतलब होता है फैकल्टी पदों के लिए कोटा, आरक्षण, रोस्टर तैयार करना, डी रिजर्वेशन, आरक्षण हेतु जाति के दावों का सत्यापन, संस्थानों में छात्रों प्रवेश में आरक्षण जैसे पहलुओं को शामिल करने वाले विभिन्न अध्याय शामिल थे। किसमें? तो इस पैनल में। रिक्तियों को अनारक्षित करने का मुद्दा बहस का प्रमुख कारण है, क्योंकि यह आरक्षित संकायों पदों को संबंधित विश्वविद्यालय से पर्याप्त औचित्य के माध्यम से विशेष मालूम आरक्षित करने का प्रावधान करता है। दिशा निर्देश में कहा गया था कि एससी, एसटी, ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित स्थान को अनारक्षित घोषित किया जा सकता है यदि इन श्रेणियों को पर्याप्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है। तो अगर ओबीसी, एससी और एसटी पद से हमें ज़्यादा उम्मीदवार नहीं मिल पाते हैं तो हम इन पदों को क्या कर देंगे? अनारक्षित कर देंगे। और अनारक्षित करने के पश्चात जनरल वर्ग के उम्मीदवार जो होंगे या दूसरे वर्ग के जो उम्मीदवार होंगे उनको हम इस पर लगा सकते हैं। ग्रुप और ए और बी स्तर के नौकरियों के आरक्षण को रद्द करने के प्रस्ताव का शिक्षा मंत्रालय प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जबकि ग्रुप सी और डी स्तर के पदों के लिए विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद से अनुमोदन की आवश्यकता होती है। आरक्षण की समाप्ति पर हंगामा क्यों हुआ? मसौदा दिशा निर्देश के अनुसार संकाय नौकरी में गैर आरक्षण का मार्ग खोलने की बात की गई, जिससे सार्वजनिक रूप से विवादित स्थिति उत्पन्न हो गई और खूब सारा विवाद हुआ। विवाद तब पैदा हुआ जब इस प्रावधान ने ग्रुप ए के पदों को बढ़ाकर ग्रुप बी, सी, डी को भी इसमें शामिल कर दिया और बोला कि हम सभी जगहों पर क्या करने जा रहे हैं? डी रिजर्वेशन करने जा रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर सीधी भर्ती में एससी, एसटी, ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों के आरक्षण पर प्रतिबंध लगा रखा है। ऐतिहासिक रूप से अधूरे कोटे पदों को पारंपरिक रूप से फिर से विज्ञापित किया जाता है और कोई कोटा में अगर सीट बच गया तो उसको फिर से नोटिफिकेशन में ऐड कर दिया जाता है, अगले वैकेंसी में ऐड कर दिया जाता है और उपयुक्त उम्मीदवारों की पहचान होने तक विशेष भर्ती अभियान चलाए जाते हैं। किसके द्वारा? तो विभाग के द्वारा। कहीं पर भी यही होता है। इसी आरक्षण के संवैधानिक आदेश का उल्लंघन उच्च शिक्षा में हाशिए पर रहने वाले समुदाय का प्रतिनिधित्व तथा सशक्तिकरण के लिए खतरे के रूप में देखा गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो जिस वर्ग का सीट है उसी को वही मिलना चाहिए। ये कहीं ना कहीं संवैधानिक जो प्रावधान आरक्षण को लेकर उसका उल्लंघन करता है। अब जब हंगामा हुआ उसका प्रतिक्रिया क्या दी यूजीसी ने? यूजीसी ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रही है, केवल मसौदा है। मसौदा जो है वो कभी भी फाइनल नहीं हो पाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है, यूजीसी के अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि दिशा निर्देश केवल मसौदे के रूप में है। उन्होंने आश्वासन दिया कि आरक्षण संबंधित कोई भी प्रावधान अंतिम दस्तावेज का हिस्सा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि ओबीसी, एससी, एसटी के पदों को भर दिया जाए। इसमें जो आपको समझना था वो मुख्य रूप से समझना ये था कि डी रिजर्वेशन का तात्पर्य क्या होता है, उसका तात्पर्य क्या होता है, आपको ये समझना था। उसके बाद से यूजीसी की अगर हम लोग बात करें तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने औपचारिक तौर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नींव रखी थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा के मानदंडों का समन्वय, निर्धारण, अनुरक्षण हेतु 1956 में संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संगठन है। कब स्थापित हुआ था ये? संसद द्वारा। तो 1956 में स्थापित एक्ट बनाया गया था, लेकिन 1953 से ही ये काम कर रहा है। नींव रखी गई थी 1953 में। पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है। केंद्र सरकार यूजीसी में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 10 अन्य सदस्यों की नियुक्ति करती है। अध्यक्ष ऐसे लोगों से चुना जाता है जो केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार का अधिकारी नहीं होते हैं, ऐसे लोगों को अध्यक्ष चुना जाता है। पात्र विश्वविद्यालय और कॉलेजों को अनुदान प्रदान करने के अलावा आयोग केंद्र तथा राज्य सरकार उच्च शिक्षा के विकास के लिए आवश्यक उपायों पर भी सलाह देता है। और यह बेंगलुरु, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे में स्थित अपने 6 क्षेत्रीय कार्यालय के साथ दिल्ली में स्थित इसका मुख्यालय से काम करती है और डीम्ड यूनिवर्सिटी और फर्जी यूनिवर्सिटी को भी नियंत्रित करती है। राधाकृष्णन आयोग, कौन सा आयोग? तो राधाकृष्णन आयोग। आज़ादी के बाद भारत में शिक्षा को लेकर यह आयोग बनाया गया था, जिसमें 12th के बाद ग्रेजुएशन जो आप करते हो, जो नई शिक्षा नीति आने से पहले की जो पॉलिसी थी एजुकेशन को लेकर, सामान्य तौर पर उसमें यही प्रणाली थी। राधाकृष्णन आयोग जब बनाया गया ना, तो उसी ने यूजीसी बनाने की बात की थी कि यूजीसी जैसा एक बॉडी होना चाहिए जो क्या करे, देश में यूनिवर्सिटी को क्या करे, तो कंट्रोल करे, बनाए।
राधा कृष्णन आयोग के बारे में ज़रूर पढ़िएगा। आज़ादी के बाद गठित पहली शिक्षा को लेकर आयोग थी। बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए पीटी के लिए। चलिए आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं पर समाप्त होता है। काफ़ी सारे टॉपिक को मैंने कवर करवाया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कुछ सुधार करना है तो बता दिया कीजिए, मैं सुधार कर दिया करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का।